सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम्स का आगाज़ करने से पहले मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, ऐसे नहीं चलेगा कि टीम की जानिब से तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, नेकियां कमाइए। और इससे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, मैं छोटा सा पैगाम ये देना चाहूँगी कि एक दूसरे पर तनकीद करना बंद करें। जैसा कि बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं अक्सर ये पढ़ती हूँ सोशल मीडिया पर, मेरी नज़रों से चीज़ें गुजरती हैं कि हम एक दूसरे को बड़े आराम से कह देते हैं एक महीने का मुसलमान। ये बात बड़ी ज़बान ज़दे आम है, आपने भी सुनी होगी, हो नहीं सकता। तो किसी को भी एक महीने का मुसलमान कहने का हक़ ना मुझे है, ना आपको है, ना किसी को है। कोई एक दिन का भी मुसलमान है तो मेरे ईमान के मुताबिक वो काबिल एहतराम है। एक दूसरे की इज़्ज़त कीजिए और एक दूसरे पर ठप्पे लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा एक दूसरे पर तनकीद ना कीजिए, नेकियां कमाइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर तनकीद किए बगैर मुझे नींद नहीं आती, और वो कौन है? यहाँ पर आप कहेंगे कि बिल्कुल सही कह रही है, आप सेकंड करेंगे, वो सियासतदान जिन्होंने सियासत का नाम बदनाम कर दिया। पॉलिटिक्स कहते थे जी सियासत इबादत है, अभी भी कहते हैं कहने वाले जो सियासत में आते हैं, वो कहते हैं हम तो ये सोचकर आए कि सियासत तो इबादत है। अगर आप इलेक्ट होते हैं, आप आते हैं बतौर MNA सामने आते हैं, बतौर MPA सामने आते हैं, या आप बतौर आपको कोई वजारत मिल जाती है, तो आप अवाम के लिए आते हैं, मुंतखब होकर आते हैं और अवाम का काम करते हैं, किसी के लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा करते हैं। और आपके टेन्योर में अगर आपके हाथों से कुछ अच्छा हो जाए तो डेफिनेटली आपने बहुत बड़ी नेकी कमा ली। इस लिहाज से हम इसको इबादत कहते हैं। लेकिन उन सियासतदानों के बारे में नाजरीन आपका क्या ख्याल है जो आते हैं, असम्बलियों में जाते हैं, वहाँ पर अक्सर तो उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती, कोरम पूरा नहीं होता, अगर कभी हो जाता है गलती से जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, अंदर का लावा निकालते हैं और बुरे बुरे अल्फाज एक दूसरे को कहते हैं। अक्सर तो गालम गलोच तक बात आ जाती है कि नेशनल टीवी अगर इसको कवर कर रहा हो, स्टेट मीडिया कवर कर रहा हो, या इवन निजी टीवी चैनल्स पे भी एक दूसरे पर ये हाथापाई तक पहुंच जाते हैं कि बीप लगानी पड़ती है कि आम लोग जो घर बैठे हैं, खवातीन घर बैठी हैं, बच्चे घर बैठे हैं, उन पर कोई बुरा असर ना हो, कि बीप लगाकर आपको इनकी आवाज़ नहीं पहुंचाई जा रही होती। तब दिमाग का इस्तेमाल करते हैं टीवी चैनल्स, हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स बैठे होते हैं बड़े समझदार लोग। तो मैं लिहाजा उन सियासतदानों की आज बात करने जा रही हूँ जिन्होंने पॉलिटिक्स का नाम इबादत से क्या कर दिया। अगले लफ्ज़ का इंतखाब नाज़रीन आप खुद कर लें, आप लोग बहुत ज़हीन हैं। यानी पॉलिटिक्स के नाम को इन्होंने इतना गंदा कर दिया, इतना डर्टी कर दिया कि मैं आपसे छोटा सा एक सवाल पूछूंगी आज, और आप तमाम लोगों ने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब देने के क्या मैं गलत कह रही हूँ, खुद को जवाब दीजिएगा, तसल्ली दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ शायद मुझ तक नहीं पहुँचेगी। जब आप पॉलिटिक्स के टर्म यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने दोस्त को कहते हैं मेरे साथ पॉलिटिक्स ना करो, क्या आप पॉजिटिव वे में कह रहे हैं? अगर आप कहते हैं उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स की, क्या आप पॉजिटिव वे में कह रहे हैं? अगर आप कहते हैं फलां मेरे साथ बहुत गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फलां जगह पे तो बहुत पॉलिटिक्स है, यानी पॉलिटिक्स टर्म को इतना गंदा, इतना रफ, इतना नेगेटिव किसने कर दिया? क्या मैंने कर दिया? मैंने तो कभी सियासत की नहीं। क्या आपने कर दिया? आपने तो कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं नाजरीन। तो इन लोगों ने कर दिया जिन्होंने सियासत का नाम गलत मायनों में, गलत वे में इस्तेमाल किया। अब आ जाते हैं कि क्यों इस्तेमाल किया, अभी साइड पे आ जाते हैं कि कर तो लिया, यस दे डिड इट एंड दे आर स्टिल डूइंग इट, और मुझे लगता है करते रहेंगे। लेकिन हम जैसे लोग शायद इनको थोड़ा बहुत लेक्चर देते रहे, शायद इनका ईमान जाग जाए, शायद इनका ज़मीर जाग जाए कि बस अब बहुत हो गया, नहीं करना चाहिए। ऐसे सियासत को इबादत समझ के करना चाहिए, किसी पे भी कभी भी किसी की बात असर कर सकती है, बस बात करने वाले की नीयत अच्छी होनी चाहिए और हमारा काम हम इन तक पहुँचा दें। अब मुझे सिंपल बताइएगा कि क्यों किया, आपको क्या लगता है क्यों करते हैं ऐसे? ये मेरा ज़हन ये कहता है कि ये अपने मुफादात के लिए करते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए करते हैं, यानी इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए होती है और इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता। इससे पहले कि मैं क्लिप्स दिखाना शुरू करूं, आज के प्रोग्राम में जितनी भी मेरी टीम ने कोरतुल्लाह ने जो क्लिप्स इकट्ठे किए हैं वो आपके साथ शेयर करें, उस पर फिर एनालिसिस करूँ। मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मिसाक जमहूरियत का टर्म आप बड़े दिनों से सुन रहे होंगे, मिसाक जमहूरियत, मिसाक जमहूरियत, मिसाक जमहूरियत। ये मिसाक जमहूरियत क्या है? दो पार्टीज आपस में एक मिसाक करती हैं और उसको मिसाक जमहूरियत का नाम दे देती हैं। पहला मेरा सवाल ये कि जो जमहूरियत 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 ये लोग कहते हैं, क्या इनको पता है कि जमहूरियत होती क्या है? क्या इनको पता है कि जमहूरियत का मतलब क्या होता है? क्या इनको पता है कि जमहूरियत में क्या क्या होता है? इनको ये पता है कि जमहूरियत जो शुरू हो रही है जमहूर से, उस जमहूर का मतलब क्या होता है और वो कहाँ होता है इनकी जमहूरियत में?
इनका टेन्योर 5 साल का, उससे पहले खत्म हो जाए या 2-2 बारियां लेकर आ जाएं, 3-3 बारियां लेकर आ जाएं, कंटिन्यूसली जमहूरियत चल रही है ना। 2008 से हम बात कर लेते हैं 2019 तक, अभी 11वां साल है जमहूरियत का, और माशाल्लाह से तीनों पार्टियां सीक्वेंस से आ रही हैं। जो 3 पार्टियां में बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, पीपल्स पार्टी 2008 में आती है, 13 में उसको रिप्लेस करती है जी नून लीग, यानी अगली बारी नून लीग को मिल जाती है, इलेक्शन में वोट वो ले लेते हैं। फिर तीसरी बारी मिल जाती है जी तब्दीली वालों को, यानी बल्ले वाले आ जाते हैं, पीटीआई वाले आते थे, बड़े सीक्वेंस से चल रहे हैं। अब ये आई विश के चलती रहे, ये जिस तरह उन लोगों ने अपनी बारियां कंप्लीट की 5-5 साल, ये भी अपनी बारी कंप्लीट करें। उनके खैर वज़ीर आज़म दोनों के जा चुके थे, गिलानी साहब चले गए, उनको रिप्लेस करते हैं राजा साहब। उसके बाद दूसरे वाले टेन्योर में जब नून लीग आती है, नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब उनको रिप्लेस करते हैं। अब आई विश कि ये रीत मेंटेन ना हो, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। इमरान खान साहब कंटिन्यू करें जब तक अगला इलेक्शन नहीं आता, यहाँ पे वज़ीर आज़म चेंज ना हो। मैं सिंपल बातें करना चाहूँगी कि जब आप लोगों ने अपने अपने टेन्योर पूरे किए गलतियों के बावजूद, गलतियाँ तो छोटा वर्ड है, बहुत बड़ी बड़ी कोताहियाँ की आप लोगों ने, जिस तरह डॉन लीक्स मुझे याद आता है। कोई भी अपने मुल्क की सालमियत पर अटैक कर सकता है, इस तरह के बयान दे के इस लेवल की गलतियाँ आप लोग करते चले गए। कोई किसी पे मलबा फेंक रहा है, डॉन लीक्स पार्ट 1, डॉन लीक्स पार्ट 2, इस तरह की गलतियाँ आप लोग करते चले गए। और आप इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं, इंडिया के मुंह में अल्फाज डालते रहे। इस टाइप की गलतियाँ करने के बावजूद आप लोग उस नए आने वाले को कहते हैं कि तुम तो काबिल ही नहीं हो, तुम तो निज़ाम को चला ही नहीं सकते। इट्स नॉट जस्टिफाइड। ये सियासतदान भी अगर सुन रहे हैं तो वो भी दिल पे हाथ रख के पता है क्या ये जस्टिफाइड है? ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है कि आपकी दफ़ा सब कुछ जायज़ है, आप लोग गलत भी कर रहे हैं, वो सही क्योंकि वो आप कर रहे हैं। जब कोई बेचारा कोशिश कर रहा है सही करने की, गलत को सही करने की कोशिश कर रहा है, आपने तोड़ फोड़ कर एक चीज़ पकड़ा दी ना, उसको टांके लगाने में, जोड़ने में कुछ तो वक्त लगेगा, लेकिन आप लोग कहते हैं कि वो बंदा गलत है। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं है या वो आप जैसा नहीं है। बात यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, अब मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग हैं वो चीखे मार रहे हैं। किस बात पे चीखे मार रहे हैं? अच्छा, इसमें एक करैक्टर है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो बड़ा दिलचस्प करैक्टर है। जिस तरह समझ एक थिएटर है और थिएटर में तमाम लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लाइव होता है थिएटर, गलती की गुंजाइश भी नहीं। जिस तरह कि हमारा प्रोग्राम लाइव होता है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कुछ मुँह से निकल गया तो निकल गया, अच्छा निकल गया बुरा निकल गया। थिएटर भी लाइव होता है, थिएटर ड्रामे से या फिल्म से ज़्यादा मुश्किल होता है, जो लोग एक्टिंग को समझते हैं, क्योंकि लाइव आपने परफॉर्म करना है, आपके सामने लाइव लोग हैं आपको देखने के लिए, ऑडियंस है वहाँ पे, आप उनको सब कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आप 1 टेक 2 टेक्स में नहीं कर सकते, अच्छा कट टेक, नो, जो हो रहा है सबके सामने। हमारा ये जो सियासी थिएटर है ना, इसमें एक दिलचस्प सा करैक्टर है मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो बेसिकली एक एक्स्ट्रा का रोल इस टाइम पे अदा कर रहे हैं, लेकिन बार बार मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करते हैं। अब मौलाना साहब की आप एग्जाम्पल ले लें कि मौलाना साहब ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे थे, और एक दौर में नहीं बल्कि 2 अदवार में चिपके रहे थे सालों उस कश्मीर कमेटी को बतौर चेयरमैन। क्या किया? मरात ली, इंजॉय किया, सब कुछ, वज़ीर के लेवल की मरात, लेकिन क्या कश्मीर के हवाले से आज़ाद तो वो करवा नहीं सकते थे, लेकिन क्या आपने उनको बोलते हुए देखा? कितनी बार उन्होंने बात की कश्मीर के हवाले से, कितनी बार ठोस उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया। हम नहीं कहते कि आप आज़ाद करवा देते, लेकिन आपकी इतनी बातें होती हमारे पास ऑन रिकॉर्ड कि हम कहते कि मौलाना साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़ी नीयत के साथ, बड़ी खुलूस नीयत के साथ, लेकिन हो नहीं सका। अब हम देखते हैं कि वो मौलाना साहब में, मैंने निजी टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू देखा था 2-3 दिन पहले, वो बड़ा गरज रहे थे, बड़ा बरस रहे थे, और वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बातें कर रहे थे, मौक़िफ़ दे रहे थे, मदरसों के हवाले से कह रहे थे हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। सिंपल सी बात है कि अगर उन बच्चों को दीन के साथ दुनिया की तालीम भी दी जाती है, इसमें गलत क्या है? जो भी बंदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के बच्चों से मोहब्बत करता है, आने वाली नस्लें, यही हमारा फ्यूचर है। आज मैं हूँ, मैं चली जाऊँगी, हम दुनिया से चले जाएंगे, जो नए आने वाले हैं, टीनेजर्स हैं, उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए ना। जो बच्चों के बारे में सोचेगा वो तो इसी तरह की इस्लाहात करेगा। और ये अभी इस गवर्नमेंट का मुर्दे इल्ज़ाम ना ठहराइए। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप बहुत ज़्यादा उनके करीब रह चुके थे, शुरू से उनके हामी रह चुके थे। अगर मैं नून लीग की बात करूं, तब भी नेशनल जो एक्शन प्लान होता है उसके तहत ये डिसीजंस लिए जा चुके थे कि इस्लाहात होंगी, मदारिस के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन लेट हो सकती है, लेकिन डिसीजंस पहले भी लिए जा चुके थे, यानी बात तब भी ज़ेरे गौर थी। तो किसी एक को आप हिट करते हैं, ये गलत बात है। फिर आप आए दिन धमकियां देते हैं। आपने उस इंटरव्यू में ये भी बोला, निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में, कि जी ईद के बाद देखिएगा हम एक तहरीक चलाएंगे, ये करेंगे। बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या चाहते हैं नाजरीन? बहुत से बच्चे जो हिस्ट्री नहीं जानते, PNA इत्तेहाद बना था, जिसको पाकिस्तान नेशनल अलायंस कहा जाता है, वो 9 जमातों का इत्तेहाद था, और वो भुट्टो साहब के खिलाफ बना था, जिसको लीड किया था मुफ्ती महमूद साहब ने। मुफ्ती महमूद नाम है,
मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद का। अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि किसी तरह इनको भी 9 जमातें मिल जाएं। अब 9 तो नहीं है, 4 हैं, 3 हैं, 3.5 हैं, 4.5 हैं, इस तरह की जमातें मिल जाएं और ये किसी तरह हिस्ट्री में यादगार करैक्टर के तौर पे याद रखे जाएं कि मौलाना फजलुर रहमान भी कोई था जिन्होंने इतनी जमातों का इत्तेहाद बनाया और उसको लीड किया और तख्ता उलट दिया। इमरान खान साहब का मौलाना साहब ख्वाबों से बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं ख्वाबों से। और पहला क्लिप हमारे पास मौजूद है बिलावल का। बिलावल बात कर रहे थे, ये तब का क्लिप है कुरतुलैन, वो पहला क्लिप वो चलाइएगा। कुरतुलैन क्लिप आपके पास अगर रेडी है प्लीज़ चलाइएगा, जिसमें वो बात कर रहे हैं, जब आपको याद होगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने का मामला था और आपको याद होगा तमाम लोग बाज़िद थे कि हमने किसको बनाना है। और ठीक है जी, अगर आपको लगता है कि मिसाक जमहूरियत के तहत जो लीडर ऑफ द हाउस है, वो अपोजिशन लीडर जो होते हैं, सॉरी, उनको बनाना ज़रूरी है, तो ठीक है, अपोजिशन लीडर को बनाने का बाकायदा मौका दिया गया, आप लोगों को सपोर्ट किया गया। तब बिलावल क्या कहते थे और अब क्या कुछ हो रहा है, कैसे इन चीज़ों में भी यू टर्न आ रहा है, पहला क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। तो बिलावल, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी पब्लिक अकाउंट कमेटी है जी, ऑडिटिंग होगी, ऑपोजिशन वाले लोग ही हों तो बेहतर है, ज़ाहिर बात है। अगर आप जो लोग ऑपोजिशन वाले इस बात पर अग्रेड थे और आपने कहा कि हुकूमत वालों को भी अग्रेड होना चाहिए, फिर साथ ही आप तहरीक इंसाफ को बड़े प्यार से, बड़े स्मार्ट वे में एक ताना मार रहे हैं और बड़े मीठे अल्फाज में कहते हैं, बड़े मीठे तरीके से अल्फाज को लपेट के आप उनको बता रहे हैं, ये आप में बड़ी अच्छी पाई जाती है, बड़ी कूट कूट के भरी हुई है। आपने उनको बताया कि आपका तो नाम ही तहरीक इंसाफ है। तो बहरहाल टू कट शॉर्ट, एंड में क्या हुआ कि मान गए ना, वो स्पीकर साहब जो हैं वो उन्हीं की पार्टी के हैं, लेकिन उन्होंने आपके मौक़िफ़ को डिफेंड किया। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कितना रोल अदा किया था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब आपकी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनका ताल्लुक़ आपसे था माजी में, लेकिन आज वो ताल्लुक़ रखते हैं PTI से, हुक्मरान जमात से, बल्ले वाली जमात से, और उनके वज़ीर ख़ारिज हैं। मुझे बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या आपको डिफेंड नहीं किया था, बल्कि जितना मुझे याद आता है कि बल्कि बाकायदा धड़े बने हुए थे अंदर, फवाद चौधरी साहब कुछ कहते थे, इधर कुरैशी साहब कुछ कहते थे, यानी उनकी पार्टी में भी दोहरा मौक़िफ़ था। कोई कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने, और कोई कहता था कि बनना चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिशन लीडर को हम अकॉर्डिंग टू आइन, बल्कि आइन से ज़्यादा मेरे ख्याल से जो मिसाक जमहूरियत इनका हुआ था, वो मिसाक जमहूरियत की रूह से इनका बनना बनता था। उन्होंने कहा ठीक है, दैट इज़ द राइट थिंग, हमें करना चाहिए, तो वी शुड गो फॉर दिस। तो वो हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, अब क्यों छोड़ दिया उन्होंने ओहदा, क्यों चाह रहे हैं वो कि वो अब जो अपना एक नॉमिनेटेड नाम है उसको बना दिया जाए? क्या मसला है? जब एक चीज़ के लिए इतना झगड़ा किया जाता है, एक चीज़ के लिए इतनी लड़ाई की जाती है, और आप लोगों को पीपल्स पार्टी वालों को भी साथ मिला के इतनी लड़ाई की जाती है, यानी आप लोगों के मुफादात भी बड़े क्या पंजाबी से कहते हैं वखरे मुफादात है ताड़े। जब आपका दिल चाहता है तब आप लोग एक हो जाते हैं, जब ज़रूरत होती है और वहाँ एक होना बनते हैं, वहाँ पे आप लोग एक दूसरे को आंखें दिखा रहे होते हैं, हाथ पाँव नहीं पकड़ा रहे होते हैं। लेकिन जब आप लोगों को अचानक लगता है कि यहाँ पे हमारा मुफाद है, तो वहाँ पर आप एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कभी आप एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें कर देते हैं भरे मजबे के सामने, जब मैं गफीर इकट्ठा करके माइक लगे हों वहाँ पे और मीडिया कवरेज हो, वहाँ पे आप एक दूसरे को गालम गलोच करने पर आ जाते हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ करने पर आ जाते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि आपके म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, आपके मुफादात हैं, आपके फ़वाइद हैं, तो वहाँ पर आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे के बगैर सांस नहीं आ रहा होता, वहाँ पे आप लोगों की मोहब्बतें सच्ची हो जाती हैं। मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है कि जब एक चीज़ के लिए इतनी स्ट्रगल, इतना शोर शराबा किया जाता है, इतना रोला पाया जाता है, तो फिर उस चीज़ को छोड़ा क्यों जाता है? एक सिंपल सा सवाल है बिलावल साहब, अगर जवाब हो तो प्लीज़ अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात करें, हम मीडिया से आजकल आप बहुत बात करते हैं, ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। खुर्शीद शाह साहब का एक क्लिप है, ज़रा वो भी सुनिएगा। अब यहाँ सिंपल मैं एक लाइन में, एक जुमले में बात ख़त्म करूँगी, फिर अगले क्लिप की तरफ चलूँगी कि यहाँ भी देखें, जहाँ आपका अपना मफाद आपको नज़र आता है वहाँ ठीक है, वहाँ सब कुछ एक है, वहाँ हम एक हैं, वहाँ मोहब्बतें सच्ची हैं, वहाँ दो जिस्म और एक जान वाला हिसाब है पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। ये वो पार्टी हैं जो बिल्कुल बाकायदा बुरा जमान रही है हमारे मुल्क में। मुल्क का हाल देख लें, कहाँ आपको अच्छा लगता है? ये खुद भी नहीं कह सकते बैठ के भरे महफिल में कि मुल्क बहुत बेहतर है, बहुत आइडियल सिचुएशन में हमने इसको डाल दिया है। ये खुद कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हाँ भाई, हाँ बेड़ा गर्क तो किया है। लेकिन अब आप कहते हैं कि बेड़ा गर्क कितने स्मार्टली कहते हैं कि बेड़ा गर्क उसने किया जिसको आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। यानी पीछे से आप लोगों ने क्या दूध और शहद की नहरें बहा दी थी कि पूरा मुर्द इल्ज़ाम उस एक शख्स को ठहरा देते हैं जिसको आए हुए पूरे 12 महीने भी नहीं हुए हैं। इसको मैं डिटाई कहूँ या मैं कॉन्फिडेंस का एक पीक जोन कहूँ या ओवर कॉन्फिडेंस, ये मेरे ख्याल से बेस्ट टर्म है यहाँ पे यूज़ करने के लिए। इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि बेड़ा गर्क करके, सब कुछ ख़राब करके, तोड़ फोड़ करके, इतने साल हुक्मरानी करके, अब जिसको आए हुए बिल्कुल 12 महीने भी नहीं हुए, 9 महीने के बाद आप कहते हैं कि सारा बेड़ा गर्क करने वाला यही बंदा है जो 9 महीने पहले बतौर वज़ीर आज़म सामने आ गया।
बहुत ही गलत बात है। और आपने क्या कहते हैं कि वोट ना देने का फैसला, यानी जहां पर आपने एक मौकिफ, एक स्टांस अपनाना होता है वहां पर अपना लेते हैं, लेकिन जहां पर आपको लग रहा है कि आपका फायदा नहीं है वहां पर आप कहते हैं नहीं भी हम तो टस से मस नहीं होंगे। अच्छा जी, अगला क्लिप चलाइएगा, कुरतुल बिलावल का क्लिप है, जरा वो चलाइएगा। किसको अब अगेन आई वुड से कि उन्होंने कहा कि जी बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए एतजाज़ एहसन साहब। उन्होंने, मुझे याद पड़ता है इनके अल्फाज थे कि नंबर 1 ऑप्शन एतजाज़ एहसन, नंबर 2 ऑप्शन एतजाज़ एहसन, नंबर 3 ऑप्शन एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब बहुत ही काबिल एहतराम है, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, पढ़ी लिखी शख्सियत, खासतौर पर वो सियासतदान जो कि एक पढ़ी लिखी शख्सियत है। आप उनकी कभी शायरी सुनिए, उनके अल्फाज सुनिए, कितने गहरे इंसान हैं वो। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग CSS का एग्ज़ाम भी इन्होंने क्वालिफाई किया, इतने एक नामवर वकील हैं और बहुत ही प्यारी शख्सियत, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। अब वो जो एतजाज़ एहसन साहब हैं, अकेले में बेशक उनको हाथ पकड़ाएं ना पकड़ाएं, बेशक कहते हैं कॉर्नर होके बैठ जाएं अपने मुफादत के लिए, लेकिन तब उनको अपना मुफाद नज़र आ रहा था तो उन्होंने कहा भाई एतजाज़ एहसन साहब, एतजाज़ एहसन साहब, एतजाज़ एहसन साहब, ये है हमारी सियासत, ये है हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स। जो मैंने इंट्रो दिया था, आपको याद होगा नाजरीन कि मैंने क्या कहा था कि पॉलिटिक्स के टर्म को इतना नेगेटिव किसने कर दिया। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आपके अमली इक़दामात होते हैं वो अल्फाज से ज़्यादा मायने रखते हैं और अल्फाज से ज़्यादा ताकत रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, उनका ज़्यादा वज़न होता है, ज़्यादा वेट होता है। क्यों? अब ये लोग प्रैक्टिकली बताते हैं ना, इस तरह की हरकत करके आए दिन ये एग्जाम्पल सेट कर दी, वो एग्जाम्पल सेट कर दी। जब ये प्रैक्टिकली हमें ये मैसेज देंगे हम तो सियासतदान हैं और यही हमारा तर्ज है, यही हमारा तौर तरीका है, यही हमारा वे है, हम इसी तरह चलते हैं, तो फिर इन लोगों के ये अमली इक़दामात की वजह से, सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, बेशुमार एग्जाम्पल्स उठा के देख लें, ज़्यादातर हमें नेगेटिव वाइब्स ही मिलती हैं और हमारे जहन में वही इमेज बन चुका है। फिर हम नेगेटिव वे में कह देते हैं यार मेरे साथ पॉलिटिक्स ना करो, यानी पॉलिटिक्स को हम एक नेगेटिव टर्म के तौर पे यूज़ करते हैं। जब कोई आपके खिलाफ साजिश करता है, जब आपके खिलाफ कोई गंदी सोच रखता है, आपके खिलाफ कोई गलत सोच रखता है, आपको टांगा के करके गिराना चाहता है, तो हम कहते हैं पॉलिटिक्स करे तो मेरे साथ, यानी इतना गंदा कर दिया आपने उस टर्म को। माजरत के साथ, वेरी सॉरी टू से, मेरा दिल इस टाइम पे खून के आंसू रो रहा है, उस टर्म को आप लोगों ने इतना गंदा कर दिया जिस टर्म के बारे में कहा जाता था कि ये इबादत है। सियासत क्या है? इबादत है। आपने इसको नेगेटिव टर्म बना दिया, पॉलिटिक्स। क्या कहूँ मैं, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगला क्लिप चलाइएगा कुरतुल। अच्छा जी, इनका नाम मेरे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब अपने दौर में नाअहल हुए थे तो उनको रिप्लेस किया था बतौर वज़ीर आज़म इन्हीं खाकान अब्बासी साहब ने, जिनको सियासत इतनी करनी आती थी कि वज़ीर आज़म बन के भी कहते थे कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, वज़ीर आज़म मेरी नज़र में नवाज शरीफ साहब ही हैं, यानी इन्होंने कभी अपने आप को वज़ीर आज़म माना ही नहीं था। अब इनकी अगली बातें सुन लें कि झूठा झूठा, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को झूठा कह देते हैं, गलीज़ किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपने दुख को, अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। झूठा 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 तो अब्बासी साहब आप कह रहे हैं, मुझे सिंपल ये बता दें, आपने क्या हफ्ते तक आ जाएंगे, फिर हम दिन गिन लेते हैं। अगर हफ्ते तक ताड़े शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आंदे तो फिर झूठा कौन होएगा? फिर हम आपका यही क्लिप चलाएंगे इसी प्रोग्राम में और हम पूछेंगे कि खाकान अब्बासी साहब अपने लिए आप किस लफ्ज़ का इंतखाब करेंगे, सादे, कमीन, खरा, सच्चा, या फिर खुद के लिए भी हम झूठे का वर्ड बोलेंगे? अब 7 डेज याद रखने हमने कि 7 दिन के बाद देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वापस आते हैं या फिर नहीं आते हैं। और NRO देने वाले पे भी लानत है, आप कह रहे हैं NRO लेने वाले पे भी लानत है। सर मैंने यही सीखा है अपनी ज़िंदगी में कि जितनी भी मैंने उम्र काटी, जितनी भी ज़िंदगी काटी, आप मुझसे बड़े हैं, मैच्योर हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपके बाल मुझसे ज़्यादा सफ़ेद हैं, आपको शायद ये बात समझ नहीं आई कि वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलते। क्या कहते हैं सियाने कि वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे मैं इमरान खान साहब को भी अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब आपके दावे आपको ले डूबे, अब आप पे तनकीद क्यों हो रही है? पहले आप कहते थे, एक तो टाइम फ्रेम दे देते थे, ये 2 महीने की मार है, ये 4 महीने की मार है, 6 महीने में चीज़ ऐसे हो जाएगी। अरे खान साहब किसने कहा था कहने को? कहते करेंगे, कोशिश करेंगे, लेट्स सी, टाइम डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों कहा कि 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 8 महीने में हो जाएगा, 9 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा? अब लोग तो पूछेंगे ना कि खान साहब 6 महीने तो लंघ गए, होया तो कुछ भी नहीं, हुन दसो, फिर आप कैसे बताएंगे? फिर आप बता भी नहीं पाते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को अक्सर कहती हूँ कि बड़ा बोल ना बोलिए, सियानों की बातें पढ़ा करें, जिनको सुनहरी हरूफ कहा जाता है, कोटेशंस कहा जाता है, सुना करें, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, तजर्बात लिख के चले गए हम जैसों के लिए कि हम ठोकरें खा के गिरने की बजाय उनसे सीखें और इम्प्लीमेंट करें कि वक्त से पहले बड़ा बोल ना बोले। और आप लोग तो बड़ा बोल भी नहीं बोलते, आप तो इस तरह की बातें कर देते हैं कि NRO लेने वाले पे लानत। अगर कभी आप लोगों ने ले लिया NRO तो फिर आप अपने ऊपर ये वर्ड में दोबारा नहीं बोलूँगी, बड़ा इसका मीनिंग ख़राब हो जाएगा, कैसे भेजेंगे?
अगला क्लिप मुलाहिजा कीजिए। बहुत प्यारी बात वो करें जी। आप क्या कहते थे, जो ऑपोजिशन लीडर होगा वही पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है वो चेयरमैन बनेगा। आप लोगों का मिसाक जमहूरियत ये कहता था, अब आप एक नाम लेकर सामने आ जाते हैं राना साहब का। फिर जाहिर बात है वो सही कहते हैं कि हम नाम को मुस्तरद करते हैं। फिर एक काम करें ना शहबाज शरीफ साहब, पहले आप अपने जो ऑपोजिशन लीडर का ओहदा है, पार्लियामानी लीडर का ओहदा है, उससे भी रिजाइन करें। फिर उसके बाद उसी बंदे को लगवाएं उस ओहदे पे, और उसके बाद उस बंदे को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दें। सीधी बात है, फॉर्मूला ही ये है। जिस फॉर्मूले के तहत आप बने थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उसी फॉर्मूले के तहत इस नए बंदे को बना दें, जिसका नाम लेके बड़ा आप लोग आ रहे हैं कि इनको बनाना चाहिए। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी कि अब आप लोगों की पार्टी की जानिब से कहा जाता है कि उनकी सेहत उनको इजाजत नहीं देती कि 3-3 ओहदे संभाल के रखें, तो मुझे बता दें कि पार्लियामानी लीडर का ओहदा, ऑपोजिशन लीडर का ओहदा या फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा आप संभाल नहीं पाते। 3 ओहदे आप नहीं संभाल पाते आपकी सेहत की वजह से। तो आपकी रिपोर्टें तो ये बताती हैं कि सेहत अभी तो खराब नहीं हुई, वो तो सालों से खराब चली आ रही है। फिर जब आप पंजाब पे बुराजमान थे, जब आप खादिम आला पंजाब बने हुए थे, तब 13-13, 14-14 वजारतें जेब में रख के कैसे घूमते थे आप? मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है कि 13-13 वजारतें आप अपनी पॉकेट में रख के घूमते रहते थे, एंजॉय करते थे। अब आपसे 3 ओहदे नहीं संभाले जा रहे। बात सेहत की है, अंदर की बात कुछ और है। शहबाज शरीफ साहब हमें अंदर की बात बता दें, हम बहुत इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। और मैं सिंपल ये कहना चाहूँगी कि आपको जो बेसिकली जो बादशाहत करने का आप लोगों को एक आदत है, आप लोग आदी हैं, आप यूज्ड टू हैं, आप लोगों को बेसिकली ऑपोजिशन करनी नहीं आ रही। आपको बादशाहत का, हुकूमत का मज़ा लेना आता था। शहबाज शरीफ साहब कह दें कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा ऑपोजिशन की सख्तियाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान। अच्छा नाज़रीन, मैंने स्टूडियो आते वक्त मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर अजीबो गरीब सा हुजूम देखा। हर किसी के चेहरे पे परेशानी नज़र आ रही थी, डिप्रेशन नज़र आ रहा था, जिसकी वजह आपको यकीनन मालूम होगी। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हौशरुबा इजाफा है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, डेफिनेटली उस डिप्रेशन की परेशानी की वजह यही थी। और आपको ये भी पता है कि दुनिया भर में जब भी किसी मज़हब के लोगों का मजहबी दिन या खुशी गमी का मौका मैं कह लूँ वो आता है, तो वहाँ की हुकूमतें क्या देती हैं? रिलीफ देती हैं। सही समझे आप? ना सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब, टर्की, ओमान और दीगर जो खलीजी रियासतें हैं वहाँ पे भी रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही जो रोज़मर्रा के यूज़ की अशिया होती हैं, जिन्हें हम अशिया खुरोनोश कहते हैं, वो सस्ती कर दी जाती हैं। नॉर्मल रेट से कम रेट पे मिलना शुरू हो रहे थे रमज़ान की आमद से पहले ही, 1 हफ़्ता पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। मगर कल पाकिस्तान में क्या है जी? पहला रोज़ा है और तरावी भी यकीनन अभी शुरू हो चुकी है। लेकिन ज़रा आप सोचें तो कि पाकिस्तान जहाँ अवाम दीगर मसाइल से दो चार हैं, जहाँ पर पाकिस्तान में अवाम दीगर मसाइल से दो चार हैं, वो इस रहमतों और ये जो बरकतों वाला महीना है इसमें करें तो आखिर क्या करें? सोचिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी आमद से पहले ये कहा था कि हर चीज़ में क्या आएगी? तब्दीली आएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन हुकूमत को आए 9 माह मुकम्मल होने को हैं, लेकिन अब तक तब्दीली के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे। ऐसे नहीं चलेगा। ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम बारहा कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने कुछ कहा लेकिन आपने करके कुछ नहीं दिखाया। आपने बहुत दावे किए लेकिन वो जो दावे वो ज़बानी जमा कर साबित हुए। ऐसे मुझे पता है कि आखिर कैसे चलेगा। अब तो आवाम भी कहती है, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं तो पहचानते हैं, कहते हैं डॉक्टर फ़िज़ा ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आवाम के मुंह से भी हमारे प्रोग्राम के अल्फाज निकलते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और मेरा सिंपल सवाल है, अगर ऐसे चलेगा तो फिर आखिर ऐसे कब तक चलेगा? आवाम आपको आईना दिखाती ना, जब आपको वोट देती। आवाम की राय जानी है हमारे प्रोग्राम के ज़रिए, और आवाम क्या कहती है इस बारे में हमारे सेगमेंट बोल आवाम बोल में मुलाहिजा कीजिए। गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो अभी तक बिल्कुल ही नाकार है। एक आम आदमी को रिलीफ मिले ना तब जाके कारकर्दगी बनती है गवर्नमेंट की। शहरी के लिए खरीदारी करने के लिए आए, पर यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे होश ही गुम हो गए हैं। कोई रिलीफ नहीं कर दे भी रहे हैं तो 50-50 रुपए की चीज 1-1 किलो चीनी मिल रही है 1-1 घंटे पर लाइन में, और उसके बाद कह देते हैं नहीं है, खत्म है।
जिस सभी पे इन्होंने उतने पैसे रखे, रेट बढ़ा दिए। अभी तो रमजान, अभी क्या पहला रोजा है, तो ये इनका हाल है, आप खुद ही देख लें। बाहर मुल्क में, यूरोप में तो इस तरह होता है कि उधर वो हमको रमज़ान में मुसलमानों को जो है रिलीफ देते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत ने हमारे साथ वो अशर किया है, रिलीफ देने के बजाय हमको जो है ना खड्डा करके उसमें दफना दिया है। जो चीज़ 10 दिन पहले 100 रुपये की थी, अभी वो 250-300 रुपये में भी नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा बड़े चोर इनके पुलिस में हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये पार्लियामेंट में जितने बैठे हुए हैं, वो मैं नहीं कह रहा, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये सारे चोर हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलेगी? जब ये चोर हैं, अगर जिसको, जब आपको मालूम है कि आपको सज़ा ही नहीं मिलनी, तो मंड के चोरी करो भाई। बड़ी सब्जी इतनी महंगी कर दी है, हर चीज़, दूध महंगा कर दिया है, दही महंगी कर दी है। ये कैसा खान है कि बोलते हैं हम खान है और इतना जुल्म कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। 80 रुपए किलो प्याज देखें, और गरीब आदमी तो प्याज खरीद ही नहीं सकता, और इन्होंने 40 रुपए आलू कर दिए हैं। और दावा है रियासत मदीना और वेलफेयर स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसके बरक्स जो है वो काम हो रहा है। मौजूदा हुकूमत से लोगों को बड़ी तवक्कात थी, लेकिन उसने तमाम लोगों के, पाकिस्तानियों के ख्वाब तोड़ दिए हैं। इस महंगाई से आवाम को बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत परेशान किया है महंगाई ने तो भाई। हाँ, हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। महंगाई एक तब्दीली की सूरत में आई है, तब्दीली नहीं आई, महंगाई आई है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज़रूरत की अशिया मिलना मुश्किल हो गई हैं। ये हुकूमत नहीं है, ये जोक है जो खून चूसती है सिर्फ और सिर्फ गरीबों का। मैं एक पैगाम देता हूँ वज़ीर आज़म को, आप खुदा करें, इतनी महंगाई हो गई, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आप इस महंगाई को कम करें। जी, तो व्यूवर्स, आपने देखा कि ये आपकी तरह की आवाम थी जिनसे हमारे प्रोग्राम कर हम सर्वे कर रहे थे, इस हवाले से उनकी राय जान रहे थे। जिसने बात की, खुल के बोला, जिस तरह बोल के माइक का इंतज़ार किया जा रहा था कि कोई आए और सुने हमारे दिल का जो हाल है, जो हमारा दिल जल रहा है इन लोगों की वजह से। अवाम क्या कह रहे थे आपने देखा, क्योंकि नाजरीन, इनको मौजूदा हुकूमत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, और उन्हें उसकी उम्मीदें ये थीं कि जब हुकूमत आएगी तो महंगाई के जिनको बोतल में फ़ौरन बंद करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने दावे इतने किए थे जब इमरान खान आएंगे तो क्या होगा जी, नाजायज़ मुनाफाखोरी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा आप लोग और ये लोग सोचते थे, ऐसा ही था ना, लेकिन मिला क्या? सिर्फ मायूसी, सिर्फ मायूसी, सिर्फ मायूसी। डिसअपॉइंटमेंट मिली, आप डिसअपॉइंटेड है, डिप्रेशन का शिकार है, और क्या है? अच्छा व्यूवर्स, आप बताएं, जब एक गरीब और मुतवस्सत तबके का फ़र्द रमज़ान में बाइक पर अपनी फैमिली के हमरा सड़क पर निकलता है और शाहराहों पर उसके सामने बड़े बड़े बोर्ड्स पर इफ्तार डील्स के इश्तिहारात लगे होते हैं कि अफ्तारी की जो डील्स होती हैं, अफ्तार डील्स बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बुफे की शक्ल में, और कीमत क्या होती है जी? मिनिमम कीमत 1500, 2000, 2500 लिखी होती है। तो आप बताइएगा, वो जो गरीब शख्स है, बेशुमार गरीब लोग अभी भी देख रहे होंगे मेरा प्रोग्राम, जिनका मैं ये खाका खींच रही हूँ, वो देख रहे होंगे बेचारे कि एक गरीब शख्स कभी ये खाने का सोच भी सकता है कि अगर उसकी फैमिली मेंबर्स 4 हैं, वो जाए 10,000 का खाना खाकर आ जाए, एक अफ्तारी करके आ जाए? इम्पॉसिबल। पूरे महीने का राशन हो सकता है उसके किचन में 10,000 का गया हो। वो तो भला हो हमारे पाकिस्तानी साहिब इस्तात और ये जो फलाही इदारे हैं उनका, जो रमज़ान की आमद के साथ सहर की, अफ्तार का एहतमाम करते हैं, सड़कों पर एहतमाम करते हैं, इंतज़ामात करते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि पूरे अदब के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ वो लोगों को खाना खिलाते हैं और नेकी कमाते हैं। कहते हैं ना, इस महीने में बरकतें, नेकियां कमाएं, नेकियां समेटें। लेकिन नाजरीन, एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, और इसका जवाब आप लोगों ने देना है। सोचिए, क्या ये काम फलाही इदारों के करने के हैं, साहिब इस्तात के करने के हैं, उनकी जिम्मेदारी है? क्या ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी नहीं थी? किसी की भी हुकूमत हो, तीर वाले की हो, शेर वाले की हो या बल्ले वाली की हो, मेरा सबसे सवाल है कि किसने रमज़ान में इन गरीबों के लिए आसानियां पैदा की? मेरा सबसे सवाल है। मैं किसी से इस टाइम पे खुश नहीं हूँ, इस एक पॉइंट पर ख़ास तौर पर। ये तमाम लोग, क्या ये फलाही इदारों के काम है? हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, जिसकी भी हुकूमत हो। इन सब में से इलेक्शन लड़के आते हैं, ये आप लोगों के लिए नारे लगा के, वादे करके, दावे करके, सब्ज बाग दिखा के, जब आ जाते हैं फिर कुर्सी के अलावा, एसी की हवाओं के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता, फिर ओहदा ही नज़र आ रहा होता है और वो गर्दन में से सरिया निकल ही नहीं रहा होता। बहुत माजरत के साथ यहाँ मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहूँगी जो करते तो कुछ नहीं है, लेकिन तनकीद ज़रूर करते हैं, तनकीद करने में पीछे नहीं रहते।
बिल्कुल ऐसे अफराद की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, ऐसे अफराद माशरे में मौजूद हैं जो किसी की मदद करना तो दूर की बात, जो मदद करता है उस पर भी तनकीद शुरू कर देते हैं। उनके नफ्सियाती लेवल के बारे में ज़रा, जहनी लेवल के बारे में ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कैसे लोग हैं, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे, और करेंगे क्या, नेकी। ना खुद नेकी करेंगे और ना किसी और को करने देंगे। सोच लें ज़रा इनका क्या हाल होगा जहनी। इतने तंज के नश्तर बरसाते हैं कि वो शख्स या फलाही इदारा जो काम कर रहा है किसी के लिए, वो तंग आकर नेकी का काम करना छोड़ ही देता है। लिहाजा खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, ये रहमतों का, बरकतों वाला महीना है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, क्योंकि ये अमल ही इस महीने की असल रूह है। जी तो नाज़रीन, मैं बात अभी कर रही थी हुकूमत की। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ बरस पहले जब आपको याद होगा जब खान साहब बिजली की कीमतें बढ़ने पर काफ़ी ज़्यादा आवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाते थे, और लगता ये था कि मैं शायद वहाँ जाके खड़ा हो गया हूँ। ये इमरान खान साहब नहीं है, ये मैं हूँ। ये इमरान खान साहब के अल्फाज नहीं हैं, ये हर उस इंसान के अल्फाज है जिसका दिल जल रहा है। याद है ना आपको, पहले की बात कर रही हूँ, याद करें, रिकॉल करें। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको एक क्लिप दिखाते हैं। कुरतुलैन, ये ज़रा क्लिप चलाइएगा ताकि नाज़रीन अपनी मेमोरी को ज़रा रिकॉल करें। पीछे जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, मैं तो वो सुनती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, कब बनेगा, कब बनेगा, क्या बनेगा? अच्छा, मुझे नहीं पता कि तब ये इमरान खान साहब जो अब हमारे वज़ीर आज़म हैं, तब उन्होंने ये अमल क्यों किया था। लेकिन मुझे लगता है शायद इसलिए किया था कि ये जो बिल जलाया गया था, कि उनके पास वजह ये मौजूद थी कि अवाम के साथ शायद जो भी हुआ नाजायज़ हुआ। ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जाती, लेकिन इतना ये मान रहे थे अवाम के साथ जो हो रहा है वो जुल्म है, ज़्यादती है, नाजायज़ हो रहा है, जायज़ कुछ नहीं हो रहा, जस्टिफाइड नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जुल्म कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब, अब मेरे आपसे चंद सवालात हैं, और शायद ये सवालात सिर्फ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान के नहीं हैं, ये हर पाकिस्तानी के हैं। पाकिस्तानी कौम के हर फर्द के जहन में उठने वाले सवालात एज इट इज़ यही होंगे जो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान आपके सामने रखेगी। पेट्रोल की कीमत 108 रुपये लीटर हो गई खान साहब, अवाम क्या चीज़ जलाएं? अवाम का दिल तो जल ही रहा है, और क्या जलाएं? सब्ज़ी और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, अवाम क्या करें? आसमान पे चले जाएं दुनिया छोड़ के? डॉलर की कीमत नीचे आने का नाम नहीं ले रही है, अवाम क्या करे? लोड शेड का खात्मा नहीं हो रहा, अवाम बेचारी क्या करे? सुई गैस की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है, अवाम अब क्या करे? लोग अब भी चोरी और डकैतियों के बायस अपनी कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं। वो लोग कहाँ जाएं? और तो और वज़ीर आज़म साहब, अमीर तो अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। तो अवाम अब क्या करें? किसके पास जाएं? कहाँ जाएं? क्या आपके पास इन तमाम तर सवालात के जवाबात हैं? क्योंकि अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा है। अब आप लोगों की बातों से अवाम का ना पेट भर रहा है और ना अवाम मुतमईन हो रही है। और नाज़रीन, अब आज की आखिरी बात। अच्छा, इसका ये आखिरी बात आज मैं यही कहूँगी कि माह रमज़ान शुरू हो चुका है, बरकतों का महीना और रहमतों का महीना, नेकियां बांटने का महीना, नेकियां कमाने का महीना। और मैं सिंपल जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, शायद तब किसी ने मिस कर दिया हो, तो मैंने कहा कि इस 1 मिनट का भी भरपूर फ़ायदा उठाऊँ, ये अच्छी बात आप तक कन्वे करूँ कि जो लोग एक मुसलमान, 1 महीने का मुसलमान का ताना दे रहे हैं और ख़ुद जज बने बैठे हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितना बड़ा मुसलमान, कितना नेक, कितना पारसा, आप नहीं हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन अल्लाह ताला के कितने करीब है। लिहाजा एक दूसरे को 1 महीने का मुसलमान का ताना देना बंद कर दें। जो 1 महीने का भी मुसलमान है, ये अल्लाह और उस मुसलमान का आपस का मामला है, इसमें आप थर्ड पर्सन बिल्कुल बाहर रहें। आपको या मुझे अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह ताला का अपना उस बंदे के साथ मामला है, इसमें मुझे आपको किसी को इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और मैंने अपनी ज़िंदगी से सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि जब हम किसी को काफिर का ठप्पा लगाते हैं या जब हम किसी के अमाल को तराजू में रख के तोलना शुरू कर देते हैं, यकीन जानिए हमारे अपने अमाल उसी दिन ज़ाया हो जाते हैं। तो वी आर नो वन टू डिसाइड दिस कि कौन कितने महीने का मुसलमान और कौन अल्लाह ताला के कितने करीब। किसी की भी नेकी करने पर या किसी की भी ईमान पर या किसी की भी नीयत पर हम शक नहीं कर सकते। अल्लाह का और बंदे का जो मामला है उसमें किसी तीसरे बंदे को डलने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दूसरा बंदा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो लिहाजा एक दूसरे का एहतराम करें, जो इबादत कर रहा है चाहे वो 1 महीने के लिए कर रहे हैं, उस इबादत का एहतराम करें, उसकी ड्यूरेशन को या टाइम पीरियड को आप प्लीज़ ना गिनिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।